गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू दी शौर्य अकेडमी। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले क्लासेस में जो मेरी इकोनॉमी की स्ट्रैटेजी वाली क्लासेस रही हों, चाहे हिंदी लिटरेचर की स्ट्रैटेजी वाली क्लासेस रही हों, दोनों में ही मैंने आप लोगों से बताया था, काफ़ी डिटेल में मैंने चर्चा की थी आप लोगों के साथ कि हम लोग यूपीएससी का जो 2022 का एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, जो कि जून में कंडक्ट हो रहा है, उसको लेकर के एक टारगेटेड बैच लेके आने वाले हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आप सब सीसैट की क्लास ले रहे हैं विपुल सर के द्वारा, और साथ ही साथ आप विशाल सर से इन्वायरमेंट की क्लास और विपेश सर से भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास भी ले रहे हैं। तो इसी के क्रम में जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी सिलेबस की डिटेल प्रीलिम्स ओरिएंटेड व्याख्या करूंगी। तो इसी के संबंध में आज का जो मेरा क्लास है बजट का, जो कि 1 फरवरी को आप सभी जानते हैं कि हमारा बजट पेश होता है संसद में। तो आज का हमारे क्लास का जो स्टार्टिंग है सिलेबस ओरिएंटेड, इसमें हम बात करने वाले हैं हमारे यूनियन बजट की। ठीक है, यूनियन बजट 2022-23, जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे होंगे यहाँ पे बजट 2022। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे और 2 पार्ट में ये पूरा क्लास रहेगा बजट का। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा बजट का भाग 1। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पार्ट रहेगा जिसमें हम वित्त मंत्री का जो स्पीच रहता है बजट का, जो वित्त मंत्री का स्पीच भाषण रहता है, उसमें वो किन किन बातों पे चर्चा करती हैं, क्या बोलती है, क्या नियम, क्या पहल सरकार के हैं, क्या टैक्सेस हैं, इसके ऊपर हम अपने दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पार्ट में हम इस बजट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ आंकड़ों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो हम इसमें बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बजट की, यूनियन बजट। ओके, यूनियन बजट 2022-23। ठीक है, यूनियन बजट 2022-23, केंद्रीय बजट 2022-23। ओके, यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इस बार की जो हमारी बजट है उसकी थीम क्या है। ओके, हर साल जो बजट पेश होता है, बजट का कोई ना कोई थीम होता है। तो इस बार के हमारे बजट का जो थीम है वो है ईज ऑफ लिविंग। क्या है? ईज ऑफ लिविंग, यानी कि अगर हम इसे हिंदी में समझे तो ये है आसान जीवन प्रणाली। ठीक है, एक बेसिक इसका मतलब अगर हम समझे, यूनियन बजट का जो हमारा थीम है ईज ऑफ लिविंग, तो इसमें है कि सरकार का इस बजट में पूरा का पूरा प्रयास जो है वो इस ओर है कि जो लोग हैं उनकी जीवन का जो स्तर है उसको इजी बनाया जाए, आसान बनाया जाए, गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए। तो ये बजट यानी कि जो हमारा आगामी वित्तीय वर्ष है उसको इसी की ओर सरकार आगे लेके जाना चाहती है, ईज ऑफ लिविंग के टारगेट के साथ। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो सबसे पहले बजट में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि बजट और इकोनॉमी सर्वे में अंतर क्या है। ओके, डिफरेंस बिटवीन बजट एंड इकोनॉमी सर्वे। ओके, तो बजट और इकोनॉमी सर्वे में अगर हम डिफरेंस को देखें तो यहाँ पे आप लोग जानेंगे कि जो हमारा बजट होता है, ओके, बजट, वन सेकेंड, बजट वो आगामी वर्ष के लिए होता है। ठीक है, आगामी वर्ष का
वित्तीय विवरण। ठीक है, बजट में हम आगामी वर्ष के वित्तीय विवरण के ऊपर चर्चा करते हैं, यानी कि बजट के अंतर्गत हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि आने वाला जो हमारा वर्ष है, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि बजट का हमने जब यहाँ पे हेडिंग डाला तो हमने यहाँ पे लिखा है बजट 2022-23। ठीक है, बजट 2022-23। ओके, तो अभी जो ईयर चल रहा है वो 2022 चल रहा है। ठीक है, 2022, और आने वाला जो ईयर है वो है 2023। तो चूंकि अभी हमारा जो वित्तीय वर्ष है अभी उसकी स्टार्टिंग नहीं हुई है। ठीक है, भले 2022 साल की स्टार्टिंग हो गई है, लेकिन जो हमारा वित्तीय वर्ष है अभी उसकी स्टार्टिंग नहीं हुई है, लेकिन उसका बजट पहले ही आ जाता है। जैसे कि अभी आप इससे समझिए कि एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, उसको अपने मंथ एंड में या मंथ के स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है। आप कहीं जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है 1 महीना की, तो आप जो आने वाला जो मंथ होता है, आगामी मंथ जो होता है, आप लोग अपनी सैलरी को, आपकी जितनी भी सैलरी हो उसके अकॉर्डिंग पूरा बजट बनाते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में कितने कितने खर्च करने हैं आपको। ठीक है, कितना आपको खुद पे खर्च करना है, कितना अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, जो भी आपके एक्सपेंडिचर हो, जो भी आपका व्यय हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना लेखा जोखा तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक घर का। ठीक, उसी प्रकार से जब हम देश की बात करें तो जो हमारा आने वाला वित्तीय वर्ष है, ठीक है, चूँकि यहाँ बात देश की हो रही है, हमारा वित्तीय वर्ष क्या है, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो वित्तीय वर्ष क्या है हमारे देश का, यहाँ पे आप लोग देखेंगे हमारे देश का जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का रहता है। ठीक है, हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा वित्तीय वर्ष रहता है। ठीक है, यानी कि जब हमारा अप्रैल का महीना शुरू होता है तभी से हमारे देश का वित्तीय वर्ष शुरू होता है। 1 फरवरी को, 1 फैब को जो बजट संसद में पेश होता है वित्त मंत्री के द्वारा, वो अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के पूरे वार्षिक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार होता है। ठीक है, चूँकि यहाँ बात देश की होती है, इसीलिए उसके पूरे आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनके ऊपर कार्य करना काफ़ी वृहद होता है। इसीलिए 2 महीने पहले ही, फरवरी के स्टार्टिंग में ही बजट को संसद में पेश कर दिया जाता है, ताकि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही इसकी जो अनुमानित जितने भी इसके एक्सपेंडिचर्स, जितने भी इसकी रेवेन्यू की जितने भी चीज़ें इसमें तय की गई हैं, उनको लेकर के इसको आगे बढ़ा जा सके। ठीक है, तो बजट का हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, और बजट हर साल 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, वित्त मंत्री जो भी हो उस टाइम, जैसे इस टाइम निर्मला सीतारमण जी हैं, तो इस टाइम उन्होंने बजट को पेश किया, ऐसे ही जो भी वित्त मंत्री हो वो 1 फरवरी को बजट को संसद में पेश करती हैं। ठीक है, उसका स्पीच रहता है उनका, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजट का स्पीच देती है वित्त मंत्री, उन्होंने दिया भी। और आपको बता दें कि इस बार का जो स्पीच रहा है बजट का, वो अब तक का लॉन्गेस्ट टाइम टेकिंग था। ठीक है, यानी कि इस बार का जो हमारा बजट था वो सबसे ज़्यादा लंबा स्पीच था अब तक के जितने भी बजट आए हैं। ठीक है, कितने टाइम का था, अगर हम बात करें बजट के टाइम की, तो इस बार का जो हमारा बजट था वो सबसे लॉन्गेस्ट था। ठीक है, लॉन्गेस्ट स्पीच एवर। और ये कितना था, ये था 2 घंटे 41 मिनट का। ठीक है, यानी कि 2022 का बजट का स्पीच 2 घंटे 41 मिनट तक वित्त मंत्री ने संसद में स्पीच दिया,
और हालांकि कुछ हेल्थ में उनके इशू आ जाने की वजह से बीच में ही उन्होंने रोक दिया, कुछ पार्ट थे जो वो नहीं पढ़ पाई, लेकिन अगर उसको भी अगर उन्होंने पढ़ा होता तो इसका टाइम और ज़्यादा होता। लेकिन जितना टाइम उन्होंने स्पीच दिया उसका टाइम है 2 घंटे 41 मिनट, अब तक का सबसे लंबा स्पीच। वर्ष 1947 को हमारा पहला बजट पेश हुआ था, ठीक है। वर्ष 1947 में, नवंबर 1947 में हमारा पहला बजट पेश हुआ था। वहाँ से लेकर के अब तक ये हमारा सबसे लंबा स्पीच रहा है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, किसी भी वनडे एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है ये चीज़। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसा कि हम यहाँ बात कर रहे थे कि डिफरेंस बिटवीन बजट एंड इकोनॉमी सर्वे, ठीक है। बजट और इकोनॉमी सर्वे में क्या अंतर है? तो बजट के अंतर्गत मैंने परिभाषा बताया कि ये आगामी वर्ष का वित्तीय विवरण होता है, ठीक है। यानी कि इसमें हम आने वाले वर्ष के पूरे आय व्यय के लेखा जोखा को हम यहाँ अंकित करते हैं, उसके ऊपर हम पूरा अपना अनुमान लगाए रहते हैं कि इस प्रकार से लेकर के हमें अपना आगामी वित्त वर्ष चलाना है, ठीक है। और वहीं अगर हम इकोनॉमी सर्वे की बात करें, ओके, इसको मैं यहाँ पे साइड करती हूँ फिर से, ओके। यहाँ हम बात कर रहे थे किसकी? डिफरेंस बिटवीन बजट एंड इकोनॉमी सर्वे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे बजट की सबसे पहले, ओके। और यहाँ हम बात करेंगे किसकी? इकोनॉमी सर्वे की। आर्थिक समीक्षा, आर्थिक सर्वेक्षण, जो भी आप कहिए, यहाँ पे हम उसकी बात करेंगे। और बजट में केंद्रीय बजट की अगर हम बात करेंगे तो ये जो होता है, जैसे इसको हम लिखते हैं 2022-23, क्योंकि ये आगामी वर्ष के लिए होता है। तो इस बार का जो हमारा बजट है वो है बजट 2022-23। और हमारा इकोनॉमी सर्वे, चूंकि इसको हम लिखते हैं 2021-22। इस वर्ष का जो हमारा इकोनॉमी सर्वे है इसको हम लोग लिखेंगे क्या? इसको हम लोग लिखेंगे 2021-22, इकोनॉमी सर्वे 2021-22, ठीक है। इस बार का बजट 2022-23, इकोनॉमी सर्वे 2021-22। क्यों? क्योंकि ये है आगामी वर्ष के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये आगामी वर्ष का वित्तीय विवरण है, ठीक है। और ये विगत वर्ष का सर्वेक्षण है, विगत वर्ष का वित्तीय सर्वेक्षण, सर्वे, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे कि बजट में हम बात करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि आने वाले वर्ष में हम किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च करेंगे, उसमें कितनी बढ़ोतरी करेंगे, कौन से क्षेत्र में कमी आएगी, कौन से क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र बढ़ेगा, इसका हम अनुमान लगाते हैं पूरे आय और व्यय का इसमें बजट के अंतर्गत। और वहीं आर्थिक समीक्षा की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी सर्वे में जैसा कि ये बजट पेश होता है, ठीक है, बजट एक पेश हुआ। अब जो नेक्स्ट ईयर जब बजट आने का टाइम होगा तो उससे पहले इकोनॉमी सर्वे पेश किया जाता है। इकोनॉमी सर्वे प्रस्तुत होता है बजट के ठीक एक दिन पहले, यानी कि अगर 1 फरवरी को बजट पेश हुआ तो उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, ठीक एक दिन पहले बजट के। क्यों? क्योंकि इसमें विगत वर्ष का जो भी बजट में अनुमान था, जैसे कि जो हमारा पिछला बजट था, बजट 2021-22, ठीक है, जो हमारा पिछला बजट था बजट 2021-22,
उस बजट के अंतर्गत जितने भी अनुमान सरकार ने लगाए थे कि इतने स्तर पे काम होगा, इतने खर्च होंगे, इतने रिसिप्ट्स आएंगे, इतने एक्सपेंडिचर होंगी, रेवेन्यू का क्या है, कैपिटल का क्या है, जो भी सरकार का अनुमान था वो कितना कारगर साबित हुआ, कितना संपन्न हुआ, कितनी हद तक उसके आसपास रहा या फिर बहुत ज़्यादा कम हुआ, क्या उछाल आई, क्या मदें गिरी, इसके ऊपर जो भी पूरा सर्वे होता है वो इकोनॉमी सर्वे के अंतर्गत पूरे डिटेल से अंकित होता है, लिखित होता है। ठीक है, यानी कि विगत वर्ष का जो बजट था उसका पूरा सर्वे इकोनॉमी सर्वे में पूरा उल्लिखित होता है। ठीक इसी प्रकार से जब ये वाला बजट जब वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो जाएगा 2022-23 का, तो जब 2024 में यानी कि 2023 में जब नया बजट पेश होगा, बजट 2023-24, तो उस टाइम जो हमारा इकोनॉमी सर्वे आएगा, इकोनॉमी सर्वे 2022-23, उसमें इस बजट का पूरा समीक्षा दिया रहेगा आने वाले इकोनॉमी सर्वे में। इसी प्रकार से इस वाले इकोनॉमी सर्वे में 2021-22 का पूरा सर्वे है। ठीक है, बजट आगामी वर्ष का होता है और इकोनॉमी सर्वे विगत वर्ष का होता है। ओके, यहाँ पे हमने बजट और इकोनॉमी सर्वे में अंतर को देखा। ठीक, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पे हमने इनके डिफरेंस को देखा। ठीक है, इकोनॉमी सर्वे और बजट के। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि बजट का हमारा टाइप क्या है। ठीक है, बजट का टाइप क्या है। अगर हम बजट के टाइप की बात करें, ठीक, बजट के प्रकार की, टाइप ऑफ बजट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बजट दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है रेल बजट, ठीक है, रेल बजट, और दूसरा होता है आम बजट, आम बजट, या फिर आप इसको केंद्रीय बजट भी कह सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय बजट भी आप इसको बोल सकते हैं। एक तो होता है रेल बजट और दूसरा होता है आम बजट। ठीक है, पहले क्या था, पहले आज़ादी के कुछ टाइम बाद तक जब रेलवे का बहुत ज़्यादा विकास नहीं था हमारे देश में, रेलवे चूँकि आज आप सभी जानते हैं कि रेलवे अपने आप में ही काफ़ी बड़ी संरचना है हमारे देश की, काफ़ी बड़ा इकोनॉमी है हमारे देश का रेलवे विभाग जो है, लेकिन पहले ये इतना डेवलप नहीं था, तो पूरे बजट के साथ साथ उसी के अंतर्गत रेल बजट को भी उसी के साथ ही साथ पेश किया जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में इन दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक है, अब रेल बजट अलग प्रस्तुत होता है और जो हमारा आम बजट है, केंद्रीय बजट, जिसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं, वो अलग प्रस्तुत होता है। रेल बजट को प्रस्तुत करने का पूरा काम जो रहता है वो रेल मंत्री का रहता है, जो इसकी पूरी व्याख्या करते हैं। और वहीं हमारा जो आम केंद्रीय बजट है वो आप सभी जानते हैं कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा बजट, रेल बजट और केंद्रीय बजट यानी कि आम बजट। रेल बजट को रेल मंत्री और केंद्रीय बजट को वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम आगे अगर हम बजट की परिभाषा की अगर हम बात करें, ठीक, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ आगे आप अगर हम बात करें बजट की परिभाषा की, डेफिनेशन ऑफ बजट, परिभाषा। ठीक, परिभाषा में बजट की परिभाषा क्या है, अगर ये हम आप लोगों से पूछें तो आप में से कोई भी हो, कोई भी एनी वन पर्सन, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करता हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, चाहे उसने इंटर हाई स्कूल में मैथ्स पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन क्लास 8 तक, 6 to 8 आप सभी जनरल साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सब पढ़ते हैं। तो जब भी आपने बेसिक भी अगर पढ़ा होगा और बजट का जहाँ भी उल्लेख होगा तो वहाँ आपने सबसे सिंपल और सटीक जो डेफिनेशन बजट का पाया होगा वो ये कि आय व्यय के लेखा जोखा को बजट कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बजट का सबसे आसान परिभाषा देखें तो इसको हम बोल सकते हैं आय व्यय
का लेखा जोखा। ठीक, एक मिनट। आय व्यय का लेखा जोखा, ये है हमारे बजट का एक बेसिक सा डेफिनेशन। ठीक है, जो कि बचपन में हर कोई पढ़ा रहता है। बजट का ये डेफिनेशन कि बजट को आय और व्यय, आय मतलब जो हमारी इनकम है, व्यय यानी कि जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो देश के मामले में भी और घर हो चाहे अपना फैमिली हो, फैमिली बजट हो या कंट्री का बजट हो, उसी के चाहे किसी भी मामले में जब भी हम बजट का निर्धारण करते हैं वहाँ पे दो ही चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, एक तो हमारा रिसिप्ट, दूसरा एक्सपेंडिचर। ठीक, आय और व्यय। सबसे पहले तो इनकम कितनी है। ठीक, इनकम कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है। ठीक, इसको आप देखते हैं। ठीक, उसी के हिसाब से आप तय करते हैं कि आपको खर्च कितना करना है, कौन से क्षेत्र में कहाँ करना है। ठीक है, तो इनकम और फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर, खर्च, व्यय। ओके, तो हम लोग यहाँ पे व्यय की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, रिसिप्ट्स यानी प्राप्तियां की बात करते हैं कि कितना मिलेगा, कितना जाएगा, इनकम कितनी है, कैपिटल कितना है, रेवेन्यू कितना है। यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं बजट के अंतर्गत। तो बजट की परिभाषा भी हमने देखा कि बजट आय व्यय का लेखा जोखा होता है। ओके, अगर हम बजट के कुछ बेसिक पॉइंट्स की अगर हम यहाँ बात करें तो बजट जो शब्द है, जैसा कि कब से आप लोग सुन रहे होंगे कि मैं बजट बजट बोल रही हूँ, तो बजट जो वर्ड है वो संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, बजट वर्ड का हमारे इंडिया की जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंतर्गत बजट शब्द का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, किसी भी अनुच्छेद या अनुसूची किसी के भी अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो क्या है आखिर, अगर ये इतना बड़ा बजट पेश होता है और उसका उल्लेख नहीं है तो फिर क्या है। ठीक, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा संविधान का आर्टिकल नंबर 112 है, आर्टिकल 112, 112, इसके अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है और इसी को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बजट बोलते हैं। ठीक है, बजट। ओके, बजट का जो बजट शब्द है वो उसका जो अर्थ माना जाता है वो ये कि एक थैला है, एक चमड़े का थैला है, उसका ये अर्थ होता है हिंदी में बजट वर्ड का। ठीक है, बजट वर्ड का जो अर्थ होता है वो होता है कि एक चमड़े का थैला। ठीक है, तो मतलब ये कि पहले ये था कि एक थैले में बजट को लिख करके लोग ले आते थे, एक फाइल बना करके और उसी को स्पीच दे के समझाते थे। तो उसी के हिसाब से इस बजट वर्ड को उठाया गया है कि कैरी करके लाना है, बजट का स्पीच देना है, तो उसी जिसमें कैरी करके लाते हैं जिस बैग में, उसी को बजट बोलते हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पे बजट नाम दे दिया गया है। लेकिन हमारे संविधान में जिस वर्ड का उल्लेख है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 112 में मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इसके अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें बजट के अंतर्गत, तो सबसे पहला बजट, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 1947 में, नवंबर 1947, कितने नवंबर, 26। ठीक, 26 नवंबर 1947 को हमारा फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया
संसद में प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? आर के शंमुगम। आर के शंमुगम उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर रहे होंगे। तो ये उनके द्वारा हमारा फर्स्ट बजट प्रस्तुत किया गया संसद में 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, अगर हम आगे इसमें बात करें कि बजट में हम किन किन बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक, जैसा कि हमने बेसिक देखा कि बजट के हमारा बजट की परिभाषा क्या है, बजट का और इकोनॉमी सर्वे में अंतर क्या है, उसके कुछ पॉइंट्स को हमने देखा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि बजट के अंतर्गत आखिरकार हम लोग देखते क्या हैं, किन किन चीज़ों की उसमें बात की जाती है बजट के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बजट के अंतर्गत 3 वर्ष का उल्लेख होता है। ठीक है, बजट के अंतर्गत 3 वर्षों का उल्लेख होता है। ठीक, अब वो 3 वर्ष क्या है, इनको हम देखें कौन कौन से 3 वर्षों का उल्लेख होता है। अगर हम इसकी बात करें कि किस किस 3 वर्ष का उल्लेख होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ओके, बजट में जिन 3 वर्षों का, एक तो होता है विगत वर्ष। ठीक, दूसरा होता है चालू वर्ष। ओके, उसके बाद होता है आगामी वर्ष। आगामी वर्ष को आप बजट वर्ष भी बोल सकते हैं, यानी कि जिस साल के लिए बजट लाया गया है वो वर्ष, बजट वर्ष। ठीक है, विगत वर्ष, चालू वर्ष, आगामी वर्ष या बजट वर्ष, जिस वर्ष के लिए बजट लाया गया है वो बजट तीसरे भाग में रहता है। पहले भाग में विगत वर्ष। विगत वर्ष हमारा कौन सा है? अगर बजट इस बार का है 2022-23, तो इस हिसाब से हमारा विगत वर्ष कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारा विगत वर्ष कौन सा है इस साल के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा विगत वर्ष जो है वो है 2020-21। ठीक, हम समझेंगे कैसे आगे। चालू वर्ष 2021-22 और बजट वर्ष आप सभी जानते हैं 2022-23। ठीक है, तो बजट में हम जिन 3 वर्षों का उल्लेख करते हैं वो है, पहला तो विगत वर्ष इस साल के हिसाब से 2020-21, चालू वर्ष 2021-22 और बजट वर्ष 2022-23, जो कि आप सभी पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न क्या है इसको लाने का? देखिए, चालू वर्ष तो वो है, कैसे इसको लाने का मतलब क्या है, क्यों इसको 1 वर्ष आगे करके दिया जाता है, क्यों यहाँ पे इसे चालू वर्ष बोला जाता है अगर अगला बजट आ गया तो। ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले। तो चालू वर्ष को आप सब जानते हैं हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ठीक है, और इस टाइम कौन सा मंथ चल रहा है? फरवरी का महीना चल रहा है। अगर आप पिछले बजट को देखिए, बजट 2021-22 को, तो इसका भी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का रहा होगा, और 31 मार्च होने में अभी टाइम है, 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है 31 मार्च आने में। यानी कि जो अभी हमारा जो वित्तीय वर्ष चल रहा है चालू वर्ष, वो 2021-22 के बजट के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, अभी 2022-23 का जो बजट है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और वर्तमान में हम 2021-22 के बजट के अकॉर्डिंग अपने वित्तीय व्यवस्था को चला रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको चालू वर्ष बोलते हैं और इसको आगामी वर्ष या बजट वर्ष बोलते हैं। और वहीं विगत वर्ष की बात करें तो विगत वर्ष 2020-21, यहाँ पे आप देखेंगे कि चूंकि अभी फैब का महीना है, ठीक है, और जो बजट पेश होता है वो मार्च तक के लिए होता है, मार्च एंडिंग तक, 31 मार्च यानी मार्च के एंड तक के लिए बजट पेश होता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो अभी तक इस बजट का भी वास्तविक डेटा नहीं उपलब्ध है। ठीक है, अभी जो भी डेटा हमारे पास मौजूद होंगी वो अब तक की होंगी,
जैसे कि अभी आज 26 फरवरी है, तो हमारे पास जो भी डेटा होगी बजट 2021-22 की वो 26 फरवरी तक की ही होंगी, ठीक है, आगे का नहीं होगा, अभी 1 महीना बाकी है, ठीक है। तो इसकी जो डेटा है वो वास्तविक नहीं है अभी भी, क्योंकि अभी इसमें टाइम है इसको कंप्लीट होने में। लेकिन जो ये वर्ष है इसका जो बजट वर्ष रहा है 2020-21 का, और इसका वित्तीय वर्ष 31 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च, 1 सेकेंड मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1 अप्रैल 2020 से ये 31 मार्च 2021 ये इसका वित्तीय वर्ष है। और इसका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 है। और इसका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 है, ठीक है। तो ये रहा इन सब का वित्तीय वर्ष, ओके। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इसका वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है, अभी 31 मार्च आने में बहुत टाइम है, ठीक है, बहुत टाइम है, 1 महीना बहुत होता है, जाहिर सी बात है, बहुत टाइम है। लेकिन ये जो है विगत वर्ष का वित्तीय वर्ष ये एंड हो चुका है, 1 अप्रैल 2020 भी चला गया, 31 मार्च 2021 भी चला गया, ठीक है, पिछले वर्ष ही चला गया। तो इसके जो डेटा होते हैं ना वो वास्तविक होते हैं, ठीक है, एक्चुअल होते हैं, ओके। आप लोगों ने अगर बजट का PDF पढ़ा होगा या बजट का प्रिंट आउट आपके पास होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसको वास्तविक बजट कहा गया है, ठीक। इसको 2 पार्ट, क्योंकि इस वर्ष 2 पार्ट में बजट आए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक। तो यहाँ पे 2 टर्म का यूज किया गया है, बजट अनुमान और संशोधित अनुमान, बजट एस्टिमेट और रिवाइज्ड एस्टिमेट, ओके। यहाँ पे 1 सेकेंड मैं इसको आगे करती हूँ। यहाँ 1 सेकेंड, ठीक। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है इसके डेटा चूंकि एक्चुअल फॉर्म में होते हैं हमारे पास अवेलेबल, तो इसको हम वास्तविक बजट बोलते हैं। वास्तविक बजट, इसके जो भी डेटा है उनमें अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्ष बीत चुका है, इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये जो है क्योंकि इसमें 2 बार आया था, एक बार जो पहला बजट पेश हुआ था जिसको हम बजट अनुमान बोलते हैं। आप सभी को ये जान लेना चाहिए कि बजट चूंकि जो आगामी वर्ष के लिए होता है, इसीलिए उसमें जो भी सरकार डेटा देती है वो अनुमानित होती हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बजट अनुमान बोलते हैं, वो एक्चुअल नहीं होती। जैसे आप अपने घर का बजट बनाते हैं तो आप जैसे मान लीजिए आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं, कपड़ा लेना है आपको, तो शॉपकीपर आपसे पूछता है कि आपका बजट कितना है, ठीक है, आपका बजट क्या है। आपका बजट जो भी हो, 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000, जो भी बजट हो आपका, आप उसको बताते हैं तो वो आपको उसी के अकॉर्डिंग कपड़े दिखाता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग कपड़े दिखाएगा आपके बजट के अंतर्गत रह के। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा पसंद आए जो आपके बजट से 100-200 रुपये ज़्यादा हो, या फिर आपको आपके बजट का आधे के रेट में कोई पसंद आ जाए। तो ये तो वहाँ प्रेजेंट टाइम का सिचुएशन है कि क्या होता है। हो सकता है बहुत सस्ता चीज़ आपको बहुत अच्छा लग जाए, या हो सकता है कि आपके बजट से 200-400 रुपये क्रॉस कर जाए। तो यहाँ पे इसका तात्पर्य ये है कि निर्धारित नहीं है। आपने भले 10,000 रुपये बजट बनाया है, हो सकता है 11,000 खर्च हो जाए, या हो सकता है 5,000 खर्च हो जाए, ठीक। तो सरकार भी ऐसे ही करती है कि सरकार ने अगर मान लीजिए कि सेवा क्षेत्र में या फिर कृषि क्षेत्र में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में एक अनुमान अगर लगाया है GDP के परसेंटेज का, तो ज़रूरी नहीं है कि उतने एग्जैक्ट खर्च हो, ठीक है। हो सकता है उसके आसपास रहे,
उससे कम में बेहतर हो जाए या उससे ज़्यादा लगाना पड़ जाए, वो तो करंट सिचुएशन की बात होती है ना। तो इसीलिए वहाँ पे हम अनुमान लगाते हैं और जो बजट हम पेश करते हैं उसको हम बोलते हैं बजट अनुमान। ओके, इसीलिए इस बार का भी जो बजट है आप लोग देख रहे होंगे वहाँ पे लिखा होगा बजट अनुमान। ठीक है, बजट अनुमान, बजट एस्टिमेट, जिसको शॉर्ट में BE करके बजट में दिखाया गया है सांकेतिक भाषा में। ठीक है, तो ये तो 2022 का रहा। उसके बाद 2020-21 का वास्तविक बजट है और जो चालू वर्ष हमारा है, चूंकि इसमें 2 बार बजट पेश हुआ, पहला बजट अनुमान, द्वितीय छमाही में जो दूसरा बजट पेश हुआ इसमें संशोधित करके, उसको हम बोलते हैं संशोधित अनुमान। ठीक है, संशोधित अनुमान, रिवाइज्ड एस्टिमेट, जिसको शॉर्ट में RE करके संबोधित किया गया है बजट के अंतर्गत। ठीक है, तो हमारा जो विगत वर्ष का बजट है उसको वास्तविक बजट कहा गया है और चालू वर्ष जो है उसको बजट अनुमान और उसके बाद संशोधित अनुमान यानी कि बजट एस्टिमेट BE, रिवाइज्ड एस्टिमेट RE। और जो हमारा बजट वर्ष है, चूंकि इसका भी बजट अभी पेश हुआ है, अनुमानित है, तो इसको भी बजट अनुमान ही कहा गया है। ठीक है, तो ये तो रहा मतलब बजट का कि हम बजट के अंतर्गत क्या क्या देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे चूंकि हमने आपसे बताया था कि हम बजट में 2 टाइप होते हैं। ओके, 2 टाइप होते हैं। हम यहाँ पे आपको ये भी बताएंगे कि ये इतनी बार क्यों पेश 2 बार क्यों पेश हुआ। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि बजट अनुमान, फिर रिवाइज्ड एस्टिमेट BE RE, ऐसा क्यों है। तो आपको हम बता दें कि बजट जो है, ठीक है, हमारा वित्तीय वर्ष, ओके, वित्तीय वर्ष जो है हमारा, फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया, वित्तीय वर्ष, 1 सेकेंड, ओके, हमारा वित्तीय वर्ष जो है वित्तीय वर्ष हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ठीक है, और इसी में बजट को कई तरीके से पेश किया जाता है। सबसे पहले तो प्रथम छमाही, उसके बाद द्वितीय छमाही, ठीक है, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, जो हमारा वार्षिक जो वित्तीय वर्ष है 1 साल का, इसके अंतर्गत हमारा मान लीजिए कि पहला बजट 1 फरवरी को पेश हुआ। ठीक है, पहला बजट 1 फरवरी को पेश हुआ जो कि स्टार्ट होगा अप्रैल से। ठीक है, तो इसका जो टाइम लाइन है वो अप्रैल से सितंबर तक का रहता है। ओके, सितंबर तक का रहता है। और द्वितीय छमाही का जो टाइम है वो अक्टूबर से मार्च तक का रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 फरवरी को बजट पेश हुआ। ठीक है, क्योंकि 2 महीना पहले, वित्तीय वर्ष से 2 महीने पहले ही बजट संसद में पेश हो जाता है, उसके ऊपर चर्चा होती है, विचार विमर्श होती है, उसके बाद जा कर के ये अप्रैल से स्टार्ट होता है हमारा वित्तीय वर्ष, जब बजट को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके अनुमान के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो हमारा प्रथम छमाही है वित्तीय वर्ष का वो अप्रैल से सितंबर तक है। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि नहीं कुछ संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं बजट पेश होता है तो उस पर चर्चा होती है, मान लीजिए कि कुछ संशोधन की जाती है, कुछ नए मद जोड़े जाते हैं, नए आंकड़े उसमें हो सकता है उसमें जोड़े जाए, कुछ भी हो, कोई परिवर्तन करना हो, तो दोबारा से नए संशोधित बजट के साथ द्वितीय छमाही में दूसरा बजट पेश होता है जो कि अक्टूबर से मार्च तक के महीने में रहता है। ठीक है, पहला हमारा छमाही अप्रैल से सितंबर का होता है और दूसरा छमाही अक्टूबर से मार्च तक का होता है। अप्रैल से
मार्च तक का हमारा पूरा वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। और इसी के बीच में कभी कभी बीच में भी 3-3 महीने पे भी कुछ संशोधन किए जाते हैं बजट के अंतर्गत, या फिर नए कुछ प्रावधान जोड़े भी जाते हैं, जिनको हम आर्थिक लैंग्वेज में या सरकारी भाषा में कहें तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, देन यहाँ पे भी क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, इस प्रकार से इसको संबोधित किया जाता है, ठीक है। यहाँ कोई और क्वार्टर नहीं है, यहाँ पे ये दूसरा क्वार्टर है। तो यहाँ अप्रैल से सितंबर, क्योंकि ये 6 महीने होते हैं, तो इसी में 3-3 महीने का क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2। देन यहाँ पे भी अक्टूबर से मार्च, ये नेक्स्ट 6 मंथ है, तो यहाँ पे भी 3-3 महीने में क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, ठीक है। ये पूरा सरकार का बजट पेश करने का ये तरीका होता है एक वर्ष के अंतर्गत, ठीक है। एक तो हमारा वार्षिक बजट पेश होता है, उसी में संशोधन मान लीजिए 6 महीने पे करना हो, जब भी सरकार को लगे तो द्वितीय छमाही में नया संशोधित बजट पेश होता है। तो ये रहा हमारा अक्टूबर से मार्च तक का टाइम पीरियड। फिर इसी के बीच में अगर मान लीजिए बीच में कुछ संशोधन करना हो, बजट में कुछ नई चीज़ें जोड़नी हो बजट के अंतर्गत, तो उसे क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2, और इस छमाही के अंतर्गत क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 है, ठीक है। तो ये रहा हमारे बजट की प्रस्तुति की ढंग को, जो कि सरकार के द्वारा ऐसे इसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब आगे हम इसमें बढ़ेंगे कि बजट, जैसा कि हमने कहा कि बजट में 2 टाइप होते हैं, एक तो रेल बजट और दूसरा हो गया हमारा आम बजट या केंद्रीय बजट, ठीक है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हम बात कर रहे हैं यूनियन बजट की, ठीक, केंद्रीय बजट की। रेल बजट की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम केंद्रीय बजट की बात कर रहे हैं, ओके। तो हालांकि इस बजट के अंतर्गत भी केंद्र सरकार रेलवे को लेकर के प्रावधान करती है, लेकिन जो केंद्र रेल का पूरा बजट है वो इसमें हम यहाँ पे चर्चा नहीं करने वाले हैं, रेलवे सेक्टर के पूरे बजट के ऊपर। यहाँ पे हम सिर्फ केंद्रीय बजट, आम बजट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम रेलवे का भी डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। तो उस केंद्रीय बजट में हम किन किन चीज़ों को देखते हैं, इसके ऊपर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आगे, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम अपने बजट की क्लास में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बजट में अगर हम बात करें केंद्रीय बजट की, तो इसमें हम लोग बात करते हैं एक तो राजस्व की, राजस्व बजट एंड पूंजीगत बजट। देखिए यहाँ पे ये बजट के टाइप नहीं है, ये बजट का प्रकार नहीं है, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट। यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको समझने के लिए ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ का आंकड़ा बजट के अंतर्गत देखेंगे तो आप देखिए कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इन चीज़ों को आप साथ साथ देखेंगे जब भी बजट में हम आंकड़ों को देखेंगे। अभी इसके बाद ही हम आपको कुछ आंकड़े दिखाएंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे राजस्व, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, राजस्व प्राप्तियां, फिर पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ठीक है। राजस्व प्राप्तियां, कैपिटल प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, इसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्तियों को, और पूंजीगत प्राप्तियों को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, ओके। और उसके बाद राजस्व व्यय को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और पूंजीगत व्यय को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसी के आधार पे, चूंकि इन चारों को हम लोग साथ में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है 2 पार्ट में, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि आखिर मैंने यहाँ इनको अलग अलग डिवाइड क्यों किया है। इनको अगर हम देखें तो
यहाँ पे हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे राजस्व, बजट की, और यहाँ हम बात करेंगे पूंजीगत बजट की। ओके, और इसके बाद यहाँ पे राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर। उसी प्रकार से पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू और इसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम इसको हम जब भी हम बजट के किसी भी आंकड़े को देखते हैं तो इन चारों को ही देखते हैं। मेनली बजट में इन्हीं चारों का उल्लेख होता है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करें कि राजस्व की प्राप्तियों में हम क्या क्या देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें, जैसा कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि हम मेनली बजट में इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं, तो आखिरकार क्या है ऐसा। ठीक है, किस प्रकार से हम इनका डिस्कशन करते हैं, उल्लेख करते हैं बजट के अंतर्गत। तो प्राप्तियां की अगर हम बात करें तो हमारे भारत की जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी में जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का जो रिसिप्ट है, प्राप्तियां हैं, वो टैक्स के माध्यम से होता है। ठीक है, और टैक्स कैसे? डायरेक्ट, प्रत्यक्ष, और दूसरा इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। कहीं कहीं पे अप्रत्यक्ष को परोक्ष भी लिखा रहता है। ठीक है, परोक्ष का मतलब भी अप्रत्यक्ष ही होता है, कहीं कहीं पे परोक्ष वर्ड का यूज होता है। तो प्राप्तियां क्या है? हमारी राजस्व की जो हमारी प्राप्तियां है वो कहाँ से होती है? टैक्स से होती है, कर से होती है, कर, टैक्स से। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब कि ऐसे टैक्स जो डायरेक्ट लगता है। ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन ए है, पर्सन बी है। ठीक है, पर्सन ए ने पर्सन बी के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाया है। ठीक है, कि मैंने तुम पे 10% का, 20% का ये टैक्स लगाया और तुम डायरेक्ट मुझे टैक्स दो। ठीक है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है, जो सरकार लोगों को से डायरेक्ट लेती है। ठीक है, जो भी कंपनी हो, जो भी समितियां हो जिनसे सरकार डायरेक्ट टैक्स लेती है, उनको हम डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत रखते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपके जो भी फूड आपने ऑर्डर किया है, जो भी आपने, उसके नीचे आप देखेंगे तो SGST, GST, ये सब चीज़ें लिखी रहती है कि आपसे टैक्स लिया गया है। GST एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। वस्तु एवं सेवा कर, आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस सामान का जो एक्चुअल वैल्यू होता है, मूल्य होता है, उसके साथ ही साथ उसमें कुछ एडेड टैक्स भी होते हैं। तो उसके बाद पूरे दोनों को ऐड करके फाइनल आपको उसकी मतलब कीमत बताई जाती है, जो कि आपको पे करना होता है। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सरकार आपसे इनडायरेक्ट रूप से टैक्स लेती है, हालांकि देता हर कोई है। टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो नहीं देता। कुछ लोग डायरेक्टली देते हैं और कुछ लोग इनडायरेक्टली देते हैं। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे राजस्व प्राप्तियों का साधन क्या है सरकार का, ये। और वहीं अगर हम व्यय की बात करें, ठीक है, व्यय की अगर हम बात करें कि सरकार का राजस्व का व्यय कहाँ कहाँ होता है, खर्च कहाँ होता है। खर्च की अगर हम बात करें तो ब्याज भुगतान, ओके, ब्याज भुगतान। ठीक, आप सभी जानते हैं कि हमारा कंट्री भी लोन लेता है दूसरे देशों से।
ठीक, और उस लोन के ऊपर कुछ ऋण के ब्याज होते हैं, ठीक, कुछ इंटरेस्ट होते हैं, अमाउंट होता है इंटरेस्ट का कुछ जो कि पे करना होता है उस लोन के ऊपर। तो हमारे रेवेन्यू से ही वो पैसे जाते हैं उस कंट्री को या उस कंपनी को जहाँ से भी वो मतलब लिया गया है लोन, जहाँ का भी ब्याज है, हमारे रेवेन्यू से ही वो पैसे जाते हैं जहाँ से हम अपने ब्याज का भुगतान करते हैं। ठीक है, तो कुछ खर्च तो ब्याज के भुगतान में होता है, ओके, और कुछ खर्च जो होते हैं वो प्रतिरक्षा, रक्षा प्रतिरक्षा, रक्षा प्रतिरक्षा में कैसे खर्च होता है, चाहे हमारी आर्मी हो या फिर कुछ भी हो, आप सभी जानते हैं कि डिफेंस, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से चूँकि अगर समाज के अंतर्गत, देश के अंतर्गत स्थिरता कायम रखनी है तो रक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में व्यय करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भी जो खर्च होते हैं वो हमारे रेवेन्यू से ही कटते हैं, राजस्व से ही कटते हैं। ठीक है, तो एक व्यय इसका ये भी हो गया। नेक्स्ट इसके व्यय की हम बात करें तो इसका जो व्यय है वो सब्सिडी में भी जाता है। सब्सिडी आप सभी जानते हैं, कृषि सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी, काफ़ी टाइप की सब्सिडी है जो सरकार देती है, हमारे देश के किसानों को देती है, कंपनीज़ को देती है, सब्सिडीज़ देती है, राज्यों को भी सब्सिडीज़ मिली होती है केंद्र सरकार की तरफ से। तो जो भी सब्सिडीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं से तो जो छूट मिल रही है किसानों को या किसी भी पर्सन को, अगर केंद्र सरकार कोई सब्सिडी दे रही है, कोई छूट दे रही है, तो वो पैसा आखिर जाता कहाँ से है। ठीक है, जो भी बाहर आता है उस सब्सिडी का वो हमारे राजस्व पे ही आता है ना, रेवेन्यू पे ही आता है। तो एक व्यय का इसका पार्ट ये भी हो गया, सब्सिडी भी हो गया। और नेक्स्ट, राज्यों को ग्रांट्स। ठीक है, राज्यों को ग्रांट्स देता है केंद्र सरकार, ग्रांट, अनुदान जिसको हम बोलते हैं, अनुदान या ग्रांट, राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान या ग्रांट्स। ठीक है, तो राज्य सरकार को केंद्र सरकार कुछ पैसे देती है अनुदान के रूप में, ग्रांट के रूप में, ताकि राज्य की जो शासन व्यवस्था है, आर्थिक गतिविधियां हैं, वो सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, कुछ राज्य सरकार का योगदान होता है, कुछ में केंद्र सरकार की सहायता होती है, जिससे राज्य सरकार भी अपने क्षेत्र के अंतर्गत अपनी आर्थिक गतिविधियों को सुगमता से संपन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राजस्व बजट के अंतर्गत रेवेन्यू रिसिप्ट्स को देखा, कहाँ से प्राप्तियाँ होती हैं, टैक्सेस से, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस से। और वही व्यय, एक्सपेंडिचर की हमने बात की कि पहला तो ब्याज में चला जाता है, ब्याज भुगतान करने में, प्रतिरक्षा में, रक्षा प्रतिरक्षा, डिफेंस, सिक्योरिटी के अंतर्गत चले जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। सब्सिडी देने में जो उसका भार होता है वो भी हमारे राजस्व को ही वहन करना पड़ता है। फिर राज्यों को जो ग्रांट्स देने पड़ते हैं वो भी हमारे रेवेन्यू से ही जाते हैं। तो ये है भारत के मामले में अगर हम देखें। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि हम भारत में ही रहते हैं तो हमें यहीं का देखना है, तो हमारी जो प्राप्तियां हैं वो कम हैं, हमारे व्यय जो है वो ज़्यादा हैं। ठीक है, यानी कि टैक्सेस से पैसे बहुत कम आते हैं, जिस हिसाब से खर्च होता है, राजस्व जिस प्रकार से खर्च होता है उस प्रकार से आता नहीं है। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, लो है, और रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ ये बैलेंस इसका गड़बड़ है, प्राप्तियाँ कम हैं और व्यय ज़्यादा है। ठीक है, अब हम यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं पूंजीगत व्यय के बजट के ऊपर। ठीक है, जो पूंजीगत रिसिप्ट्स है, प्राप्तियां है, और जो पूंजीगत एक्सपेंडिचर है, इनकी अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो कहाँ कहाँ से इनकी प्राप्तियां होती हैं, पूंजी की प्राप्तियां कहाँ से होती हैं हमारे देश में। एक तो उधार वसूली, हमारे देश से भी काफ़ी जगह पे उधार दी जाती है, लोगों को ऋण दिए जाते हैं। तो एक तो जो उसकी वसूली होती है, जो ऋण हम देते हैं लोगों को, सरकार जो ऋण देती है उसकी जो वसूली होती है, जो उनको मिलता है, एक तो वहाँ से हमें कैपिटल की प्राप्ति होती है, पूंजी मिलता है हमको। ठीक है, उस ऋण, जो ऋण अगर मान लीजिए अगर आपने मेरे से पैसा लिया है
ठीक है। तो मैं आपसे अगर उसको ले लेती हूँ, जब आप मुझे वो दे देते हैं, तो उसके बाद मेरा कैपिटल बनेगा, मेरी पूंजी, मेरा पैसा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो वो कैपिटल की रिसिप्ट है, उधार वसूली। और नेक्स्ट है ऋण ब्याज वसूली। ओके, ब्याज वसूली, ठीक है। ब्याज भी चूंकि अगर हम ऋण देते हैं तो ब्याज भी रहता है, ठीक है। ब्याज जब भी हम किसी दूसरे देश को ऋण देते हैं, उधार देते हैं, तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट अमाउंट लगाते हैं, इंटरेस्ट के कुछ परसेंट लगाते हैं, कुछ रेट दरें तय करते हैं। तो उसके भी हमें जो प्राप्तियां होती हैं वो भी हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। उसके बाद विनिवेश। विनिवेश मान लीजिए कि कोई हमारे यहाँ पे निवेश करता है, ठीक है। हमारे देश में जो भी लोग निवेश करते हैं आकर के हमारे यहाँ की कंपनीज़ में, हमारी इकोनॉमिक जितने भी फोरम हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे जो निवेश आते हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी कैपिटल को बिल्ड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे उधार वसूली नहीं, बाजार उधार है। यहाँ पे एक आप करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ मुझे थोड़ा बाजार उधार, ठीक है, क्योंकि कैपिटल से संबंधित है। यहाँ पे बाजार उधार, मार्केट में जो भी ऋण की चीज़ें, उधार की चीज़ें चलती है, उनको जब हमें प्राप्त होता है, ठीक है, कंपनीज हो या फिर कोई भी फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, सरकार हो, कोई भी, जो मार्केट की जो उधारी चलती है, जब वो प्राप्त होती है तो हमारा कैपिटल बिल्ड होता है, ठीक है। जो हम उधार दिए होते हैं, उससे जो ऋण की प्राप्ति हमें होती है, वहाँ से भी हमारा कैपिटल बिल्ड होता है। उसके साथ ही साथ विनिवेश, अगर हमारे मार्केट में निवेश होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ से भी हमारा कैपिटल बिल्ड होता है, ठीक है। हमारी पूंजी का निर्माण होता है, हमारा कैपिटल रिसिप्ट बढ़ता है, ठीक है, यहाँ पे, ओके। और फिर वही अगर हम व्यय की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में निवेश, ठीक है, व्यय, निवेश, ठीक है। उसके बाद आता है ऋण अनुमान, ऋण अनुदान, ठीक। और उसके ऋण भुगतान, ऋण अनुदान नहीं, ऋण भुगतान, ऋण भुगतान। और नेक्स्ट जो आता है वो ऋण वितरण, ठीक है। तो ये रहा हमारा कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ पे आप ये समझिए कि 1 सेकेंड, आई होप आपको पूरा विजिबल होगा अच्छे से। राजस्व बजट में हमने देखा कि प्राप्तियां हमें टैक्सेस से होती हैं, जो सरकार के पास पैसे आते हैं, ठीक है। सरकार के पास जो पैसे हमें प्राप्त होते हैं टैक्सेस से ही होते हैं। सरकार की पूरी कमाई टैक्स के ऊपर डिपेंड होती है। जो भी टैक्स आप पे करेंगे वही सरकार के रेवेन्यू में जाएगा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, ठीक है। उसके बाद सरकार ब्याज भुगतान में, प्रतिरक्षा में, रक्षा में और सब्सिडीज में, ग्रांट्स में अपना व्यय करती है, रेवेन्यू का, राजस्व का। उसके बाद हम यहाँ पे कैपिटल की जो बात कर रहे थे, कैपिटल प्राप्तियों में बाजार का उधार, ब्याज की वसूली और विनिवेश, ठीक है। यहाँ पे अगर आप समझें तो हमारा जो मार्केट का उधार है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। भारत का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें मार्केट का उधार बहुत ज़्यादा है, बाजार उधार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वहीं ब्याज की वसूली भी ज़्यादा है, ठीक है। ब्याज की वसूली में बहुत पैसे चले जाते हैं, कैपिटल काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। चूँकि हमारा उधार ज़्यादा है तो हमारा जो वसूली है वो भी ज़्यादा होता है, तो इसमें भी काफ़ी चला जाता है, ठीक है, रिसिप्ट्स में। फिर उसके बाद विनिवेश, उस हिसाब से होता नहीं निवेश जिस हिसाब से होना चाहिए, तो यहाँ पे भी। उसके बाद निवेश, फिर ऋण भुगतान और फिर ऋण वितरण। ये रहा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो
अब चूंकि बजट के अंतर्गत, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम इन्हीं चारों चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। राजस्व, वन सेकेंड, बजट के अंतर्गत हम किन चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं? केंद्रीय बजट के अंतर्गत हम जिन 4 चीज़ों को अक्सर देखते हैं हर एक क्षेत्र में, वो है रेवेन्यू, रिसिप्ट्स, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इन 4 चीज़ों का हम डिस्कस करते हैं जब भी हम, चाहे टैक्स के फॉर्म में, चाहे पूंजी, चाहे जो भी हो, किसी भी चीज़ में अगर हम बात करते हैं तो जब भी हम बात करते हैं इन्हीं चारों के आंकड़ों को देखते हैं कि राजस्व में क्या प्राप्ति है, राजस्व में क्या व्यय है, पूंजी में क्या प्राप्ति है, पूंजी में क्या व्यय है, तो यही हम देखते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा, हमने थोड़ा डिटेल में हमने बजट की चीज़ों को जाना, जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको जाननी चाहिए, उनके ऊपर हमने डिस्कस की। अब हम कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं, ठीक है। कुछ आंकड़ों को अगर हम इस भाग में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस फिगर को, विजिबल होगा, आई होप आप सभी को अच्छे से। यहाँ पे क्या दिख रहा है? रुपीज कम फ्रॉम, ओके। आपको यहाँ पे ये लिखा दिख रहा होगा, रुपी कम्स फ्रॉम, ठीक। यानी कि पैसे कहाँ से आते हैं? ये पैसे कौन से पैसे हैं? भारत सरकार का पैसा कहाँ से आता है, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम्स में कभी कभी डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बहुत ध्यान से इनको देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए कि रुपया कहाँ से आता है सरकार के पास, ठीक, कहाँ से आता है, कौन से क्षेत्र का कितना योगदान है। तो इस फिगर में 1 रुपये को पूरे इंडिया का इकोनॉमी मान लिया गया है, ठीक है। हमारे इंडिया का जो पूरा इकोनॉमी है, पूरी जीडीपी, पूरा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम है, उसको यहाँ पे 1 रुपये मान लिया गया है, ठीक है, 1 रुपये। अब उसके हिसाब से, चूंकि ये पूरा जो है वो 1 रुपये है, 1 सेकेंड, ये सॉरी, ये 1 रुपये है। यहाँ पे आप इसको देख रहे होंगे, रुपीज कम फ्रॉम, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे ये जो पूरा फिगर है, इस पूरे फिगर को 1 रुपया माना गया है, ठीक है, 1 रुपया। और इसी 1 रुपया के आधार पर इस पूरे डिवीजन को यहाँ पे दर्शाया गया है कि हमारे सरकार का जो पैसा है, जो अर्थव्यवस्था का हमारा इनकम है, वो कहाँ से कितना आता है। यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले उधार, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इसको हम नंबर 2 कर देते हैं, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। तो ये 8 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से सरकार का पैसा आता है, रुपीज आता है, इकोनॉमी का इनकम आता है। यहाँ इन 8 क्षेत्रों से, ये इस वर्ष का है, जो हमारा पिछला जो वर्ष बीता है वहाँ के हिसाब से ये इसमें पूरे आंकड़े दिए गए हैं कि कहाँ से कितना पैसा इस वर्ष भारत सरकार के पास आया है, ठीक है। 2022 में कहाँ से कितना पैसा आया है, यहाँ पे उसका आंकड़ा दिया गया है। इसको आप जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से क्षेत्र का ज़्यादा योगदान है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स से 18 पैसे, ठीक है, 18 पैसे, ओके। और आयकर से, यानी इनकम टैक्स से 17 पैसे, ठीक। सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी से 4 पैसे, ओके। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7 पैसे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को विजिबल होगा। माल और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स
जीएसटी से 18 पैसे। कर भिन्न राजस्व नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां से जो कि नॉन टैक्सेबल हैं, ठीक है, नॉन टैक्सेबल जो रेवेन्यू है वहां से 10 पैसे। ओके, फिर ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है, यानी कि ऐसी पूंजी की प्राप्तियां जो कि उधार का जो ऋण है, मतलब जो ऋण है सॉरी, वहां से नहीं, वो पूंजी तो कैपिटल रिसिप्ट तो है लेकिन ऋण वाली नहीं है, उधार वाली नहीं है। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से 6 पैसे, ठीक है, और उधार एवं अन्य देयताएं बोरोविंग एंड अदर लायबिलिटीज से 20 पैसे। ओके, अब यहाँ पे हम इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का योगदान दिख रहा है आप लोगों को? इसका उधार एवं अन्य देयताएं बोरोविंग्स एंड अदर लायबिलिटीज से 20 पैसे आते हैं। अगर आप इनको ऐड करिए, आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये ऑल ओवर पूरा 100 आएगा, ठीक है, 100%, ये पूरा आएगा 100। अगर आप इसको 1 रुपया ना मान करके 100% भी मानिए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कॉरपोरेशन टैक्स है उसका 18% का योगदान है हमारे यहाँ पे इनकम को बिल्ड करने के लिए, ठीक है, और जो इनकम टैक्स है उसका 17% का योगदान है। ओके, और कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क, जो सीमा शुल्क लगता है सामान की आवाजाही आयात निर्यात पर, जो बॉर्डर पे जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, सीमा शुल्क लगाया जाता है, उसका योगदान 4% का है। और जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो है, उसका 7% का योगदान है। और वहीं जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस का, माल और सेवा कर का, वस्तु एवं सेवा कर जो भी कहिए, उसका 18% का योगदान है। उसके बाद कर भिन्न राजस्व नॉन टैक्स रेवेन्यू का 10% का योगदान है। और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स का 6% का योगदान है। और फिर उधार और अन्य देयताएं बोरोविंग्स एंड अदर लायबिलिटीज का 20% का योगदान है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको और अच्छे से समझिए अगर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 रुपया कितने पैसे होते हैं? 100, इसको आप 100% ही मान लीजिए, ठीक है। तो 18 पैसा निगम कर से, ओके, 17 पैसा आयकर से, इनकम टैक्स से, 4 पैसा कस्टम ड्यूटी से, 7 पैसा यूनियन एक्साइज ड्यूटी केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, ठीक है। और यहाँ पे जीएसटी से 18 पैसा, कर भिन्न राजस्व नॉन टैक्स रेवेन्यू से 10 पैसा, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से 6 पैसा, और बोरोविंग एंड अदर लायबिलिटीज उधार और अन्य देयताओं से, देयता लायबिलिटीज, ठीक है, जो उधार मिलते हैं हमें दूसरे देशों से, जो हम उधार लेते हैं, जिससे हमारे राजस्व में पैसे आते हैं, हमारी इनकम आती है, जो जिससे हम अपनी आर्थिक क्रियाओं को, गतिविधियों को मतलब क्रियान्वित करते हैं, उनको चलाते हैं। कोई भी चीज़, जैसे कि आपने देखा होगा बुलेट ट्रेन के लिए जापान से उधार लिया गया था। ऐसे ही कभी कभी होते हैं कुछ ऐसे काफ़ी बड़े लेवल पे काम होता है। जैसे आप ही मान लीजिए कोई फंक्शन हो आपके यहाँ, कम पड़ जाता है तो आप कभी किसी से बोरो करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी आपका एक आपके पास पैसे बिल्ड हो रहे हैं, आपके पास इकट्ठी हो रही है, पूंजी बन रही है। आपकी पूंजी क्या बन रही है? आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, बस, ठीक है, रेवेन्यू आ रहा है। तो ये रहा इसका 20% का योगदान है उधार देताओं का, ठीक है। इस प्रकार से कुल मिला करके हमारे पास 1 रुपया आता है। 1 रुपया इन द सेंस कि हमारे इंडिया की पूरी इनकम, ठीक, ये पूरा 1 रुपये के हिसाब से यहाँ पे जाना गया है कि कहाँ से कितना % आता है। आप इसको जरूर ध्यान में रखिए, कहाँ से कितना % आता है। सबसे कम रोल किस क्षेत्र का है? कस्टम ड्यूटी का। कस्टम ड्यूटी से अभी तक सबसे कम पैसे आते हैं। उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी का, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का। उसके बाद नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स के 6%, नहीं, सबसे पहले कस्टम ड्यूटी,
देन नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां, उसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, और उसके बाद आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, कर भिन्न राजस्व, उसके बाद आता है हमारा इनकम टैक्स 17%, ठीक है। उसके बाद जीएसटी और कॉरपोरेशन टैक्स, निगम कर, दोनों का 18% का रोल है, और उसके बाद बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज का 20% का रोल है, ठीक है। रुपया कहाँ से आता है? रुपीज कम्स फ्रॉम इन क्षेत्रों से, ओके। अब आगे हम इसमें बढ़ते हैं। रुपीज गोज टू, आप यहाँ पे देख रहे होंगे रुपीज गोज टू। अब यहाँ क्या बात की जा रही है? 1 रुपया आया तो सही, अभी 1 रुपया खर्च कहाँ कहाँ होगा, जाएगा कहाँ कहाँ, ओके। तो ये जितना 1 रुपया हम जो पूरा रेवेन्यू आया, अब वो रेवेन्यू जाएगा कहाँ? रेवेन्यू रिसिप्ट जो आया वो एक्सपेंडिचर उसका कहाँ कहाँ होगा, व्यय कहाँ होगा, यहाँ पे इसकी बात की गई है। ये भी 1 रुपया माना गया है, ठीक है। कितना? 1 रुपया, ठीक है। यहाँ पे आप इसको भी देखिए, सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, ये नंबर 1, देन ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। ये 9 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हमारे पैसे जाएंगे, ठीक है। ये 9 क्षेत्रों में पैसे जाएंगे, कहाँ कहाँ कितने? तो सबसे पहले नंबर 1 देखते हैं, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 13 पैसे जाएगा। कितना? 13 पैसे, 13 पैसे, ठीक है। केंद्र सरकार की जितनी भी स्कीम्स है, जितनी भी योजनाएं हैं जो कि सरकार ने हमेशा, आप जानते हैं कि सरकार योजनाएं बनाती रहती है हमारे समाज के लिए, कल्याण के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, कस्बों के लिए, बालिकाओं के लिए, वृद्धों के लिए, हर एक वर्ग के लिए जो सरकार स्कीम बनाती है केंद्र सरकार, वहाँ का योगदान 30% का है। यानी कि 1 रुपया में से 13 पैसे इन स्कीम्स पे जाएगी जो कि केंद्र सरकार द्वारा निर्मित है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्याज अदायगी, इंटरेस्ट पेमेंट, जो कि 18 पैसे हैं, ठीक है। यानी कि ब्याज जो पे किया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों से कि हम लोग ऋण लेते हैं दूसरे देशों से, तो उनका कुछ इंटरेस्ट अमाउंट होता है फिक्स रेट पे, तो उसको हमें पे करना होता है। तो 18 पैसे इंटरेस्ट को पे करने में जाएगा, ठीक है, ब्याज की अदायगी में जाएगा, ठीक। उसके बाद डिफेंस में 8 पैसे जाएंगे, ठीक, 8 पैसे डिफेंस में जाएंगे। हमारी जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस की जो सेक्टर क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र, वहाँ पे 8 पैसे खर्च होंगे 1 रुपये में से, ठीक है। 13 पैसा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में और 18 पैसा इंटरेस्ट के पेमेंट में, और उसके बाद 8 पैसा डिफेंस के क्षेत्र में हमारा खर्च होगा, ओके। उसके बाद आर्थिक सहायता, सब्सिडी, जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। तो रिसिप्ट यानी प्राप्तियों को तो हमने देखा टैक्सेस वगैरह से होती हैं, ठीक है। और इससे पहले रुपीज कम्स फ्रॉम में हमने देखा कि और कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं हमारे राजस्व के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो एक्सपेंडिचर है, हमने बताया था आप लोगों से कि रक्षा में जाता है, सब्सिडी में जाता है, तो सब्सिडी में कितना? 6 पैसे, ठीक है। रक्षा क्षेत्र में 8 पैसे, सब्सिडी में 6 पैसे जाएंगे, ठीक है। इस 1 रुपये में से 13, 18, 8 और 6 इतने पैसे निकल लिए, ओके। अब बाकी पैसे जो बचे हैं उसमें अगर हम देखें, वित्त आयोग और अन्य अंतरण, ओके, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, ओके, यहाँ से 10 पैसे जाएंगे, 10 पैसे फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में 20 पैसे, ठीक है। कुछ टैक्सेस जो होते हैं, केंद्र सरकार जो टैक्स का अधिरोपण करती है, उसमें से कुछ हिस्सा जो होता है वो राज्य सरकार का भी होता है, ठीक है। राज्यों और शुल्कों में, करों और शुल्क में कुछ शुल्क है जो केंद्र सरकार अधिरोपित करती है,
कुछ करों का अधिरोपण करती है, तो उसमें से कुछ परसेंट ऐसे होते हैं जो राज्यों की हिस्से में आते हैं, ठीक है। तो 20 पैसे उसमें चले जाएंगे 1 रुपये में से, ठीक। उसके बाद पेंशन, पेंशन में 6 पैसे जाते हैं। जो भी लोग रिटायर्ड हैं उनको जो भी पेंशन सरकार देती है 6 पैसे उसमें जाते हैं। उसके बाद अन्य अदर एक्सपेंडिचर में अगर हम देखें तो 10 पैसे जाते हैं, ठीक है। अन्य व्यय इन सब के अलावा, यानी कि फिर उसके बाद केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें 9 पैसे जाते हैं। आप यहाँ पे हम इसके सीरियल को ना फिर से एक बार करते हैं। इसका सीरियल थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ ये इसका लास्ट रहेगा। यहाँ पे हम इसका सीरियल नंबर फिर से करते हैं। ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये 9 क्षेत्र हैं। ये पूरा 1 रुपये का पूरा मामला है। यहाँ पे हम देखेंगे, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है, केंद्र क्षेत्र की योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्र सरकार की योजना पे 13 पैसे जाएंगे। ओके, यहाँ आप देखिए 13 पैसे जाएंगे। ब्याज अदायगी यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट में 18 पैसे जाएंगे। डिफेंस में 8 पैसे जाएंगे। आर्थिक सहायता में, सब्सिडी में 6 पैसे जाएंगे। वित्त आयोग और अंतरण में, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में 10 पैसे जाएंगे। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सेदारी, स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, उसमें 20 पैसे जाएंगे। उसके बाद पेंशन्स में 6 पैसे, अदर एक्सपेंडिचर में 10 पैसे, ठीक है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9 पैसे, ठीक है। इसमें 9 पैसे, 13, 18, जो ब्लू से मैं लिख रही हूँ वो पैसे हैं और जो ब्लैक से लिखा है मैंने वो नंबर है, ठीक है। आप यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा, ब्लू वाला पैसा है और ब्लैक वाला नंबर है। मैं यहाँ पे P लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग समझ जाए कि ये ब्लू वाला नंबर लिखा है मैंने, ठीक है। सॉरी, पैसे लिखे हैं, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक। यहाँ पे ये पैसे है 6 पैसे और यहाँ पे ये 20 पैसे, ठीक है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं, कुछ ऐसे स्कीम्स होते हैं जिनको सेंटर जो है वो स्पॉन्सर्ड करता है, ठीक है। उसके लिए पैसे देता है, स्पॉन्सर्ड करवाता है उसको। तो ऐसी जो योजनाएं हैं उस पर सरकार 9 पैसे खर्च करती है, ठीक है। और जो केंद्र की योजनाएं होती है, केंद्र सरकार द्वारा बनी स्कीम, उस पर 13 पैसे खर्च करती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है वो कहाँ होता है, अगर हम इसको देखें तो कहाँ होता है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जिसमें 20 पैसे खर्च होते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो 1 रुपये में से 20 पैसे हमारे पास, मतलब अगर आप 100 रुपये मान के चलिए तो 100 रुपये में से 20 रुपया हम राज्यों को दे देंगे। उसका जो हिस्सा है टैक्स में और ड्यूटीज़ में, जो शुल्क होता है, ड्यूटी होता है और जो टैक्सेस होते हैं, कर होता है, उसमें हम 20 रुपये राज्यों को दे देंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च होता है, ब्याज की अदायगी में, इंटरेस्ट के पेमेंट में 18 रुपये चले जाते हैं 100 रुपये में से, ठीक है। उसके बाद 13 रुपये चले जाते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में, ठीक। फिर 10-10 रुपये चले जाते हैं, 10 रुपये फाइनेंस एंड कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में चले जाते हैं और अन्य एक्सपेंडिचर्स में भी 10 रुपये खर्च हो जाते हैं। 9 रुपये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में खर्च होते हैं और उसके बाद 8 रुपये डिफेंस में खर्च होता है। फिर 6 रुपये सब्सिडी और पेंशन में खर्च होता है, 6 रुपये मिला करके 12 रुपये। इस प्रकार से पूरे 100 रुपये, यानी कि 1 रुपये में इतने पैसों का पूरा व्यय होता है, एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा रुपीज गोज टू, कहाँ पैसे चले जाते हैं, ठीक। ब्याज का सार, बजट का सार, प्रस्तुत आंकड़े। यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं, आप लोग को दिख रहा होगा, आई थिंक अच्छे से विजिबल होगा। ये कुछ आंकड़े हैं बजट का, ठीक है। क्या है, राजस्व प्राप्तियां। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ना, जैसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कितनी हुई,
हालांकि एग्जैक्ट आंकड़े याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मोटा मोटा अनुमान होना चाहिए कि इस वर्ष का हमारा रेवेन्यू का रिसिप्ट क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है। तो यहाँ पे राजस्व की जो प्राप्तियाँ हैं, ठीक है, राजस्व की जो प्राप्तियाँ, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 3 वर्ष का हम लोग गणना करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं, 3 वर्ष को पढ़ते हैं, विगत वर्ष, चालू वर्ष, आगामी वर्ष। यहाँ पे आप देख रहे होंगे विगत वर्ष 2020-21, बजट अनुमान 2021-22, संशोधित अनुमान 2021-22। हमने बताया था कि 2021 और 22 का जो रहा है आंकड़ा वो 2 बार आया था, ठीक है, 2 बार उसको पेश किया गया था। पहला है बजट अनुमान BE, ठीक है, और दूसरा है रिवाइज्ड एस्टिमेट RE, ठीक, RE है, ठीक है। और ये है हमारा 2022 का जो बजट, 2022-23 का वो है बजट अनुमान, ठीक है, बजट अनुमान, बजट एस्टिमेट। तो यहाँ पे हम आंकड़ों को देखेंगे। तो राजस्व प्राप्तियों की हम बात कर रहे थे, रेवेन्यू रिसिप्ट की हम बात कर रहे थे। तो देखेंगे कि वास्तविक जो बजट था, यानी कि बजट 2020-21 में राजस्व की कुल प्राप्तियां क्या थी, इनको अगर हम देखें तो 16,33,920 करोड़, ठीक। आप यहाँ पे इसको देखिए, लिखा है रुपीस करोड़ में, जो भी आंकड़े हैं वो करोड़ में हैं, ठीक है, सारे आंकड़े करोड़ में ही गिने जाएंगे। 16,33,920 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई थी 2020-21 के वास्तविक बजट में, ठीक है। सॉरी। उसके बाद जो 2021-22 का हमारा चालू वर्ष है, उसमें जो 2 बजट पेश किए गए थे, बजट अनुमान और बजट संशोधित अनुमान। उसमें बजट अनुमान में हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट 17,88,424 था, थोड़ा बढ़ा है। फिर संशोधित अनुमान में ये और बढ़ा है, बढ़ करके 20,78,936 हुआ है, ठीक है। और अब आगामी वर्ष में ये अनुमान लगाया गया है कि आने वाले बजट में हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो बढ़ करके 22,04,422 करोड़ के आसपास होगा, ठीक है। ये अनुमान है, बजट अनुमान है, तो इसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, ओके। उसके बाद हम पूंजी प्राप्तियों की अगर हम बात करें तो वास्तविक जो बजट है, 1 सेकेंड, मैं आती हूँ, 1 मिनट, कुछ 1 सेकेंड। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रही थी पूंजी प्राप्तियाँ की, ठीक है। हमने राजस्व रिसिप्ट यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट का हमने आंकड़ा देखा। अब हम बात करेंगे कैपिटल रिसिप्ट का, पूंजीगत प्राप्तियाँ, कैपिटल रिसिप्ट, जैसा कि हमने बताया आपको। तो पूंजी की प्राप्तियों में अगर हम देखें तो जो वास्तविक बजट 2020-21 का था, उसमें हमारी पूंजीगत प्राप्तियाँ, कैपिटल रिसिप्ट 18,75,916 करोड़ थी, ठीक है, जो कि बजट अनुमान 2020-21 में कम हुई 16,94,812 करोड़ तक आ गई, ठीक है, कम हुआ ये बजट अनुमान में। उसके बाद फिर जो हमारा रिवाइज एस्टिमेट आया, उसमें भी ये कम हुआ, 16,91,064 करोड़ रुपए का ये पूरा हमारा रहा कैपिटल रिसिप्ट। उसके बाद फिर बजट अनुमान 2022-23 में ये अनुमान लगाया गया है कि ये 17,40,487 करोड़
हो जाए। ठीक है, जो हमारा आगामी बजट का वित्तीय वर्ष है, बजट अनुमान 2022-23, बजट एस्टिमेट 2022-23, उसमें ये अनुमान लगाया गया है कि हमारा कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं, वो 17,40,487 तक हो जाए। ठीक है, अब हम कुल प्राप्तियों की बात करें। कुल प्राप्तियां ऐड कर दें राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति को, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारी जो कुल प्राप्तियां आती हैं वो 35,09,836 करोड़ वास्तविक बजट 2020-21 में थी, और बजट अनुमान, बजट एस्टिमेट 2021-22 में ये कम हुई। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पूंजीगत जो हमारा प्राप्ति है, कैपिटल रिसिप्ट, वो कम हुआ, तो जाहिर सी बात है इसका ऐड भी कम ही होगा। तो ये 34,83,236 करोड़ रही। उसके बाद रिवाइज एस्टिमेट में ये बढ़ी और 37,70,000 करोड़ के आसपास रही। और उसके बाद जो अनुमान लगाया गया है कि जो आगामी हमारा वित्त वर्ष है उसमें हमारा जो टोटल रिसिप्ट हो, रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट का, वो कितना हो, 39,44,909 करोड़। ठीक, तो यहाँ तक हमने बात की रिसिप्ट्स की। ठीक, रिसिप्ट्स की, आने की बात की, देने की नहीं, रिसिप्ट्स की बात की, प्राप्तियों की बात की। अब हम बात करेंगे व्यय की। किसकी? व्यय, यानी कि एक्सपेंडिचर की। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो कुल जो व्यय है, ठीक, कुल व्यय अगर हम देखें, सबसे पहले बात करेंगे जो कुल व्यय जो हमारा रहा है वो वास्तविक जो बजट है 2020-21 का, उसमें 35,09,836। आप इसको अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये दोनों ही, चाहे कुल प्राप्तियां हो या कुल व्यय हो, ठीक है, दोनों ही हर वर्ष सेम रहे हैं। ठीक है, 35,09,836 अगर कुल रिसिप्ट रही है तो 35,09,836 कुल एक्सपेंडिचर भी रहा है। उसी प्रकार से बजट अनुमान 2021-22 में भी 34,83,236 रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों रहा है, और रिवाइज्ड एस्टिमेट 2021-22 में भी 37,70,000 रिसिप्ट भी रहा है और एक्सपेंडिचर भी रहा है। और उसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट जो अनुमान है इसमें भी ये उतना ही रहा है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा राजस्व घाटा है वो शून्य है। ठीक, जीरो है। जीरो, जब आय और व्यय दोनों बराबर हो, यानी कि जितना आया उतना खर्च भी हो गया, तो आपके पास जीरो बचता है, यानी कि आपका राजस्व घाटा जीरो है। ठीक, ये हर बार होता है, इस बार भी वही है। ओके, यहाँ पे आपको कुछ नया समझने की जरूरत नहीं है। फिर प्रभावी पूंजीगत व्यय, वो कितना रहा? प्रभावी पूंजीगत व्यय, ठीक, वास्तविक जो हमारा बजट था उसमें ये था कितना? 6,57,182 करोड़। ठीक, और बजट अनुमान 2021-22 में 7,73,348 करोड़, और रिवाइज एस्टिमेट में 8,40,396 करोड़, और अनुमानित है 10,67,889 करोड़। ठीक, राजस्व घाटा, ठीक, राजस्व घाटा जो रहा है यहाँ पे राजस्व घाटा यहाँ पे इस चीज को तो ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जिस राजस्व घाटे की यहाँ बात की गई है, यहाँ पे ये है 14,49,599 करोड़, और बजट अनुमान 2021-22 में ये है 11,40,579 करोड़, और रिवाइज एस्टिमेट में ये 10,88,352 करोड़ है, और अनुमानित किया गया आगे के लिए कि 9,90,241 ये पूरा करोड़ ये रहेगा। ठीक है,
इतना ये अनुमान इसमें किया गया है। फिर प्रभावी राजस्व घाटा, इसके भी कुछ यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं। फिर राजकोषीय घाटा का आंकड़ा दिया गया है और फिर प्राथमिक घाटा, ठीक है, ये पूरे आंकड़े इसके दिए गए हैं। हालांकि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, राजस्व घाटा भी सही है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने बात की थी कि कुल प्राप्तियां और कुल व्यय जो है वो बराबर हैं, तो ये जीरो हो गया है। उस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बजट रहा है उसका जो एक्सपेंडिचर का जो डेफिसिट रहा है वो जीरो है, ठीक है। राजस्व घाटा जो अनुमानित है वो अलग है, ठीक है, उसका तो अनुमान यहाँ पे आंकड़ा दिया गया, लेकिन यहाँ पे बजट का जो एक्सपेंडिचर का जो डेफिसिट रहा है वो जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ते हैं, अगले हमारे आंकड़ों पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं ये एक्चुअल बजट अनुमान, रिवाइज एस्टीमेट, फिर बजट एस्टीमेट, ये पिछले वर्ष का है। तो यहाँ पे हम इसको मतलब स्किप करेंगे क्योंकि ये काफ़ी पुराना है, यहाँ पे इसको हम स्किप करते हैं। ये देखिए, ये हमारा इस वर्ष का है। घाटे की प्रवृत्तियाँ, घाटे की क्या प्रवृत्तियाँ रही है इसको हम अगर देखें तो ये वास्तविक है, वास्तविक बजट 2020-21, ये है बजट अनुमान 2021-22, ये है रिवाइज एस्टीमेट संशोधित अनुमान 2021-22, और ये है 2022-23 बजट अनुमान, ठीक। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या रही है आंकड़े क्या है घाटे की, जो डेफिसिट रही हैं, डेफिसिट, ठीक, डेफिसिट जो रहा है उसका आंकड़ा क्या रहा है जीडीपी के परसेंट के अकॉर्डिंग, जीडीपी का कितने परसेंट का घाटा रहा है। इसको अगर हम देखें तो प्राथमिक घाटा, उसके बाद यहाँ पे बात की गई है राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटे की, ठीक है। आप यहाँ पे इसको देखिए, मैं इसको अलग कलर से करती हूँ, ठीक है। ये जो लाइन है, रेड वाली जो लाइन है, ये राजस्व घाटा है, ठीक है, राजस्व घाटा, ओके, ठीक। और उसके बाद ये ऑरेंज वाली जो लाइन है ये है प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक। और उसके बाद ये येलो, ये जो येलो वाली लाइन है ये क्या है, येलो वाली लाइन प्राथमिक घाटा है, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक। ये प्राइमरी डेफिसिट है, ये प्रभावी राजस्व घाटा है, और ये राजस्व घाटा, सॉरी ये राजस्व घाटा है, ये वाला, ये पिंक वाला, ये पिंक कलर है, ये रेड कलर है। तो ये जो रेड वाला है ये राजकोषीय घाटा है, ठीक है, ये राजकोषीय घाटा है। येलो वाला सबसे नीचे वाला प्राइमरी डेफिसिट है, प्राथमिक घाटा है। ऑरेंज वाला प्रभावी राजस्व घाटा है। ये तीसरा नंबर का पिंक वाला जो लाइन है वो राजस्व घाटा है, और ये रेड वाली जो लाइन है वो राजकोषीय घाटा है। जीडीपी के परसेंट के हिसाब से हम देखेंगे कि किस क्षेत्र में, यानी कि कौन सा जो सेक्टर रहा है, चाहे वो प्राथमिक हो घाटा, चाहे प्रभावी राजस्व हो, राजकोषीय हो, उनका जीडीपी का कितने परसेंट का घाटा रहा है, डेफिसिट रहा है जीडीपी के अकॉर्डिंग। तो वास्तविक बजट 2020-21 में जो हमारा प्राथमिक घाटा है वो 5.8% ऑफ द जीडीपी रहा है। जीडीपी का 5.8% था, और बजट अनुमान 2021-22 में प्राथमिक घाटा 3.1% था, यानी कि कम हुआ, और संशोधित अनुमान 2021-22 में प्राथमिक घाटा 3.3% है जीडीपी का, जो कि थोड़ा बढ़ गया। अब बजट अनुमान में जो अनुमान लगाया गया है उसमें 2.6% ऑफ द जीडीपी का अनुमान है, ओके। ये है हमारे प्राथमिक घाटा का पूरा परसेंटेज था जीडीपी का, 5.8% ऑफ जीडीपी, 3.1% ऑफ जीडीपी, 3.3% ऑफ जीडीपी, 2.6% ऑफ द जीडीपी, ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी, अब यहाँ पे हम इसको मिटा के फिर हम नेक्स्ट उस पर बात करते हैं, ओके। तो अब हम बात करने वाले हैं इस ऑरेंज लाइन की। ऑरेंज लाइन जो कि क्या है, प्रभावी राजस्व घाटा,
प्रभावी राजस्व घाटे का अगर हम देखें आंकड़ा जीडीपी के परसेंट के अकॉर्डिंग, तो वास्तविक में 6.2% ऑफ जीडीपी, बजट अनुमान 2021-22 में 4.1%, संशोधित अनुमान 2021-22 में 3.7% और बजट अनुमान 2022-23 में ये 2.8% ऑफ दी जीडीपी था। ठीक, उसके बाद राजस्व घाटा जो रहा है वो वास्तविक यानी कि 2020-21 में 7.3% रहा है। बजट अनुमान 2021-22 में राजस्व घाटा 5.1% ऑफ द जीडीपी रहा है। ठीक, और रिवाइज एस्टीमेट में ये 4.7% ऑफ द जीडीपी रहा है और बजट अनुमान में ये 3.8% ऑफ द जीडीपी रहे, ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। ठीक है, यहाँ आगे देखिए राजकोषीय घाटा की बात अगर करें तो वास्तविक जीडीपी 2020-21 में ये 9.2% था और बजट अनुमान 2021-22 में ये 6.8% है और उसके बाद संशोधित अनुमान 2021-22 में ये 6.9% है और बजट अनुमान 2022-23 में यह अनुमानित है 6.4%। ठीक है, तो यहाँ पे हमने घाटे की प्रवृत्तियों को जीडीपी के परसेंट के अकॉर्डिंग पे यहाँ पे हमने समझा है। आगे हम नेक्स्ट आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं। तो कर प्राप्ति में रुझान। ठीक है, टैक्सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो जो कर की प्राप्ति रही है वास्तविक बजट अनुमान 21-22, संशोधित अनुमान 21-22 और बजट अनुमान 22-23, ठीक है, इसमें जो टैक्सेस की जो प्राप्तियां रही हैं, रिसिप्ट रही हैं, टैक्स रिसिप्ट, ठीक है, इनका जीडीपी के परसेंट के हिसाब से अगर हम आंकड़े देखें, ओके, जीडीपी के परसेंट के हिसाब से अगर हम इसका आंकड़ा देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2020-21 में जो वास्तविक जीडीपी बजट रहा है हमारा, उसमें टैक्सेस में उसमें हमें 10.3% ऑफ द जीडीपी टैक्स प्राप्त हुआ। ठीक है, बजट अनुमान 2021-22 में हमें 9.9% ऑफ द जीडीपी प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद संशोधित अनुमान रिवाइज एस्टीमेट में हमें 10.8% ऑफ द जीडीपी टैक्स प्राप्त हुआ और बजट अनुमान 2022-23 में अनुमानित है 10.7% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, ये अनुमान लगाया गया है, ये वास्तविक है 10.3, ये है बजट एस्टीमेट 2020-21 का 9.9, उसके बाद ये 10.8 और ये 10.7% ऑफ द जीडीपी। इतना हमें टैक्स प्राप्त हुआ है जीडीपी का। अगर जीडीपी 100 रुपया है तो 10.7, ठीक, 10.3, 9.9, 10.8, ये पूरे टैक्सेस की प्राप्ति है। ठीक है, पूरा टैक्स। अब इसमें दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर आप यहाँ पे बात करें तो आप देखेंगे ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये ग्रीन वाली लाइन है वो इनडायरेक्ट टैक्स है और जो ये पर्पल वाली लाइन है लाइन है वो है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, वो डायरेक्ट टैक्स है। ओके, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है और ये डायरेक्ट टैक्स है, पर्पल वाली लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो अप्रत्यक्ष में देखें तो वास्तविक वाले में 10% में से 5.5% प्रत्यक्ष कर रहे हैं और 4.8% अप्रत्यक्ष कर रहे हैं। ठीक है, और बजट अनुमान 2021-22 में 9.9% की कुल टैक्स प्राप्ति में 5% प्रत्यक्ष कर और 4.9% अप्रत्यक्ष कर रहा है। रिवाइज एस्टीमेट संशोधित अनुमान में 5.4% प्रत्यक्ष कर रहा है और 5.4% अप्रत्यक्ष कर रहा है। कुल मिलाकर के 10.8% का पूरा टैक्स प्राप्ति रहा है पिछले ईयर का। ठीक है, और इस बार में 10.7% का टैक्स प्राप्ति का जो अनुमान है उसमें 5.5% डायरेक्ट है और 5.2% इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो ये है हमारे कर प्राप्ति में रुझान। ठीक है, कर का, टैक्स का जो रिसिप्ट है उसका ये पूरा रुझान, पूरा आंकड़ा था। आगे हम इसमें बढ़ते हैं। केंद्र सरकार का व्यय। केंद्र सरकार कहाँ कहाँ खर्च करने का पूरा योजना बनाई है इस बार, कौन कौन से क्षेत्र में कितना व्यय करने का। यहाँ पे अगर आप उसे देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे पेंशन। ठीक है, पेंशन के क्षेत्र में, रक्षा और फिर सब्सिडीज में, कृषि, फिर वाणिज्य और उद्योग में, पूर्वोत्तर का विकास, नॉर्थ ईस्ट के विकास में भी सरकार पैसा खर्च कर रही है और उसके बाद लगभग 2,800 करोड़ रुपए का खर्च करेगी नॉर्थ ईस्ट के विकास में। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने 1,04,278 रुपये खर्च करने का प्लान बनाया है। ऊर्जा के क्षेत्र में, फिर विदेश मामले, फिर वित्त मामले, स्वास्थ्य का क्षेत्र, गृह,
गृह यानी देश के अंतर्गत। उसके बाद ब्याज, आईटी और दूरसंचार के क्षेत्र में योजना एवं सांख्यिकी, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक विभाग, सामाजिक कल्याण, कर प्रशासन, राज्यों को अंतरण, परिवहन में 3,51,851 करोड़ रुपए खर्च करने का सरकार ने पूरा मतलब किया है। केंद्र सरकार का ये पूरा व्यय रहा है। और संघ राज्य क्षेत्र में यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में 58,757 करोड़ का पूरा खर्च रहा है केंद्र सरकार का। शहरी विकास में 76,549 करोड़ का खर्च रहा है और अन्य में 1,13,301 करोड़ का पूरा सरकार का खर्च रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो भारत सरकार का कुल व्यय, अगर इन सभी को अगर आप मिला दें तो कुल व्यय भारत सरकार का 39,44,909 करोड़ रुपए का रहा है। ठीक है, 2022-23 के लिए बजट अनुमान करोड़ में, ये पूरा अनुमान है 2022-23 के लिए कि सरकार आगामी वर्ष में कुल कितना खर्च करेगी, 39,44,909 करोड़ रुपए। ठीक है, किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च करेगी वो आप इस आंकड़े में देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। पेंशन में, रक्षा में, सब्सिडी में, कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप, वाणिज्य और उद्योग, पूर्वोत्तर का विकास, नॉर्थ ईस्ट रीजन, आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में। उसके बाद जो इंडिया में हमारा ये वाला जो पूरा पार्ट है वो वाला, उसका पूरा विकास में। उसके बाद शिक्षा, ऊर्जा, विदेशी मामले, वित्त, स्वास्थ्य, गृह मामले, ब्याज, आईटी और दूरसंचार, योजना एवं सांख्यिकी, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक विभाग, सामाजिक कल्याण, कर प्रशासन, राज्यों को अंतरण, परिवहन, संघ राज्य क्षेत्र, शहरी विकास, अन्य, कुल मिलाकर के 39,44,909 करोड़ रुपए के खर्च का पूरा ब्यौरा सरकार ने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में व्यय की सरकार बात कर रही है, तो इसको हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। पूरे आंकड़े में यहाँ पे नहीं बोलूँगी आप लोगों से। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 3,85,370 करोड़ रुपए खर्च करने का सरकार ने पूरा मतलब बनाया है ब्यौरा। उससे भी ज़्यादा ब्याज के क्षेत्र में 9,40,651 करोड़ रुपए ब्याज अदायगी में सरकार खर्च करेगी। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा राज्यों को अंतरण। आप सभी जानते हैं राज्यों को काफ़ी पैसा सरकार देती है, 3,34,339 करोड़ रुपए राज्यों को अंतरण करेगी सरकार। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है ये है सब्सिडीज में 3,17,866 करोड़ रुपए सब्सिडी देगी सरकार, छूटें देंगी, जो भी उसका वहन करेगी, खर्च करेगी 3,17,866। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आपका ग्रामीण विकास में 2,06,293। ठीक है, 2,06,293 करोड़ रुपए सरकार ग्रामीण विकास में खर्च करेगी। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट आंकड़ा आता है यहाँ पे नेक्स्ट खर्च कर प्रशासन, टैक्स सिस्टम में जो सरकार खर्च करेगी 1,71,677 करोड़ रुपए का। उसके बाद यहाँ पे हमने स्किप कर दिया, परिवहन में काफ़ी पैसे सरकार खर्च कर रही है, 3,51,851 करोड़ रुपए परिवहन में भी काफ़ी व्यय सरकार कर रही है। ये मैंने स्किप कर दिया, ध्यान नहीं दिया मैंने। ओके, उसके बाद वाणिज्य और उद्योग में कृषि और संबंध, कृषि के क्षेत्र में 1,51,521 करोड़ रुपए खर्च करने का पूरा सरकार ने ब्यौरा बनाया हुआ है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं, 5-6 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे सरकार काफ़ी मात्रा में व्यय करने का पूरा प्लान बनाई हुई है आगामी वर्ष के लिए। ठीक है, आगे हम इसमें बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या आंकड़ा है। तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरण। ठीक है, जैसा कि हमने पिछला स्लाइड में आपको हम दिखा दे फिर से कि सरकार राज्यों को भी पैसे देती है। यहाँ पे आप देखेंगे राज्यों को अंतरण कितना, 3,34,339 करोड़ रुपए का, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है ये। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या पूरा ये यहाँ पे इसका क्या फिगर है। ठीक है, वास्तविक 2020-21, बजट अनुमान 2021-22, संशोधित अनुमान 21-22 और बजट अनुमान 2022-23। ठीक है, करोड़ में यहाँ पे बात की गई है, लाख करोड़ में। ठीक है, यहाँ का जो डेटा है वो लाख करोड़ में है, ना सिर्फ करोड़ बल्कि लाख करोड़ में है। तो वास्तविक बजट 2020-21 में केंद्र सरकार ने राज्यों को 13.2
0 लाख करोड़ रुपए दिए थे। उसके बाद बजट अनुमान 2021-22 में केंद्र सरकार ने राज्यों को 13.89 लाख करोड़ रुपए दिए थे। ठीक है, उसके बाद रिवाइज्ड एस्टीमेट 2021-22 में 16.03 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए थे। फिर बजट अनुमान 2022-23 में अनुमान लगाया गया है कि कुल 16.12 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार राज्यों को अंतरित करेगी और केंद्र शासित प्रदेशों को। ठीक है, तो ये पूरा हमारा इसका आंकड़ा हो गया। ठीक, आगे बजट एक नज़र में, यहाँ पे इसको हमने आपको पहले ही समझा दिया, तो इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में ही मैंने पूरा बता दिया है। ये आप देख सकते हैं प्रमुख योजना, प्रमुख योजनाओं और अधिक वित्त पोषण, प्रमुख योजनाओं को अधिक वित्त पोषण। यहाँ पे कुछ ऐसी स्कीम्स की बात की गई है जहाँ पे सरकार सबसे ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है। ठीक है, कुछ ऐसी स्कीम सरकार के कुछ टारगेटेड स्कीम होती है, प्लानिंग होती है, लक्ष्य होते हैं जिनके ऊपर कोशिश रहती है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे। तो यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, करोड़ में यहाँ पे सारे डेटा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने की सरकार ने बात की है। ठीक है, तो रिवाइज्ड एस्टीमेट में 34,947 करोड़ रुपए खर्च किया था सरकार ने, और अनुमानित है 37,800 करोड़ रुपए। ठीक है, जल जीवन मिशन में रिवाइज्ड एस्टीमेट में 45,011 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए थे, और अब अनुमानित है 60,000 करोड़ रुपए। और उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में रिवाइज्ड एस्टीमेट 2021-22 में सरकार ने 30,796 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि अनुमानित है बजट एस्टीमेट 2022-23 में 39,553 करोड़। ठीक है, उसके बाद आगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी सरकार ने रिवाइज्ड एस्टीमेट में 14,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि इस बार के बजट में अनुमानित है 19,000 करोड़। ठीक है, उसके बाद पीएम किसान, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान योजना जो सरकार की है, उसमें रिवाइज्ड एस्टीमेट में सरकार ने 67,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि इस बार अनुमानित है 68,000 करोड़। ठीक है, उसी प्रकार से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार ने रिवाइज्ड एस्टीमेट में 5,000 करोड़ खर्च किए थे, और उसके बाद इस बार का बजट जो है उसमें अनुमानित है 6400 करोड़ रुपए। ठीक है, यानी कि 6,400 करोड़ रुपए। ओके, उसके बाद प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में अगर हम देखें तो रिवाइज्ड एस्टीमेट 2021-22 के अंतर्गत अनुमानित है 7,400 करोड़ रुपए, जो कि इस बार का जो बजट है उसमें 10,000 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत। ओके, तो ये रहा हमारा पूरा आज का बजट का क्लास। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमने बजट को देखा, समझा, जाना कि बजट के बेसिक्स क्या है, हमारे जो इस बार का जो बजट आया है, पेश हुआ है, उसके इम्पोर्टेंट जो आंकड़े रहे हैं वो क्या रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में बजट और बजट के आंकड़ों और उसके रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिटेल से उनके आंकड़ों को देखा और जाना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा उसमें हम जो वित्त मंत्री का भाषण है उसमें उन्होंने क्या क्या प्रावधान दिए हैं, 2 भागों में जो भाषण रही है, पूरी स्पीच रही है, उसको हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग माई क्लास। ओके, मिलते हैं हमारे बजट के दूसरे पार्ट में नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।